नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 की पॉलिटी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। इकाई 2। ठीक है, इकाई 2 राज्य सरकार। अध्याय 2 देखो, अध्याय का नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। ठीक है, लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए, आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। ये देखो, स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारे बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य जोड़कर देखा होगा। प्रायः हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना चाहिए आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वस्थ पानी, प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन में के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवा की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2017 में यह संख्या बढ़कर 23,583 हो गई। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्र प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार में श्रेष्ठ अस्पतालों से की जा सकती है। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारनीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से एक दूसरे को लगती हैं। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती हैं, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। भारत में समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वे अल्पपोषण के शिकार रहते हैं। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि जो मरीजों को आवश्यक सेवाएं और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर और इलाज करा सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयों के उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने, अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है।
ये ऐसे चिकित्सा और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों हजारों गाँव में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियाँ उपलब्ध है। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को जानेंगे। सरकारी अस्पताल के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। ये देखो, हाकिम शेख की कहानी। हाकिम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति PBKMS के एक सदस्य थे, जो पश्चिम बंगाल में खेती और मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम में वे चलती ट्रेन में से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्होंने कोलकाता के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया गया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों में उन्हें भर्ती करने से इनकार किया गया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख एवं PBKMS ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। एक इलाज का खर्च। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं। ये देखते हैं कहानी के माध्यम से देखते हैं। अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो? ठीक है। मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। मैं ऐसे ही सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए। वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, डिफरेंशियल बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कैसी सुविधाओं की। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी, मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। डैडी यह कह रहे थे, ये एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती हैं। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमग था। ठीक है। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया। उसने बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ दवाएं लिख दी और आराम करने को कहा। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैडमिंटन वाला चुटकुला सुना है? हाँ तो छोटे जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है। यह सफ़ेद वाली सोने से पहले। यह शरीर के दर्द के लिए है और यह एक सिरप है। घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा है। तुम्हें ये सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, अपने तो कहो, तुम किस अस्पताल में गई? वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि
इसमें समय बहुत लगने वाला था। और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए। हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा। जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था वहां भी बहुत भीड़ भड़ाक हो रहा था। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो। इसे वायरल हुआ लगता है। कोई फिक्र की बात नहीं है। बुखार उतरने की यह गोली इसे देनी है बस, और कुछ नहीं। मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाई दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गए। अच्छा, मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुए। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। ये प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के बारे में दोनों बात कर रहे थे। ठीक है, तो वो पूछ रहे थे कितना डिफरेंट है दोनों में, कितना डिफरेंट है, कितनी सुविधा किसमें है, किसमें कितना बजट है, मतलब किसमें कितना खर्चा होता है। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 मोटे वर्गों में बांट सकते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, निजी निजी मतलब प्राइवेट, सार्वजनिक मतलब सरकारी। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्र पर अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहाँ प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। उन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गाँवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है और जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे ही विशेष सरकारी अस्पताल जिनका जिक्र हाकिम सेन की कहानी में हुआ था। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए इस अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकता है। इसकी स्वास्थ्य व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घर की छतों आदि पर पानी एकत्रित नहीं होने दें। गांव के स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को दवाई देते हैं डॉक्टर। पहले ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए। देखो, सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से अभी सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। करों से ही कुछ विकासात्मक कार्य एवं सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यवसाय, प्रशिक्षण इत्यादि, जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप,
सुनामी आदि मामलों में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रम को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। सरकार खास तौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी सेवा है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाकिम से के प्रकरण को पुनः याद करिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिए? हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा है कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करें। ठीक है, ये देखो, एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत, यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। ये देखो, निजी स्वास्थ्य सेवाएं। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पतालों, नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं जो परीक्षण करती हैं वह विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहाँ से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीजों की देखभाल का कमरा। ये देखो, जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने बेचने में भी लगी हैं। शहरों कोने कोने में दवाइयों की दुकान देखी जा सकती हैं। पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग इन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण भी लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाएं, इंजेक्शन या सेलाइन आदि की सलाह देते हैं जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है, जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्त और उपयुक्त रूप में हो। जन औषधि मेडिकल स्टोर्स, दाम कम, दवाई उत्तम। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग बीमारी के दौरान आवश्यक दवाएं खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं।
गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्चे से उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। ग्रामीण इलाकों में अक्सर एक जीप की मरीजों के लिए चलता फिरता दवाखाना बन के आती है। मलेरिया उन्मूलन, चल चिकित्सा दर। इस गर्भवती औरत को एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। ये देखो, मतलब कई जगह हॉस्पिटल भी सुविधा भी नहीं है। क्या किया जा सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों की स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों विशेषकर गरीबों सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर हो और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण देखिए। सतत विकास लक्ष्य 3, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। गोल 3। ये तो केरल का अनुभव, एक स्टेट के बारे में दे रखा है, केरल का अनुभव। 1996 में केरल सरकार ने राज्य के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उसकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास, शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई। स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया। गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों पर भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों में स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पताल में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें। ऊपर दिए गए भारतीय नक्शे में केरल राज्य गुलाबी रंग से दिखाया गया। ये देखिए, केरल। इस पुस्तक के पृष्ठ 111 पर भारत का नक्शा दिया गया है। इस नक्शे पर अपनी पेंसिल से केरल राज्य की आकृति बनाई। कोस्टारिका की कोस्टारिका का तरीका। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण है उनके संविधान नीति। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं शब्दावली। कौन सी शब्द का क्या मीन्स है? शब्द संकलन। सार्वजनिक, वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए और मुख्य रूप सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवाएं आदि शामिल हैं। लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती तो इन पर सवाल उठा सकते हैं। निजी, वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित किया जाता है। चिकित्सा पर्यटक, ये वे विदेशी पर्यटक जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं जहाँ उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्वस्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। संचारणीय बीमारियाँ, ये वे बीमारियाँ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित हो जाती है, जैसे पानी, भोजन, हवा इत्यादि। ओपीडी, यह
आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी को ओपीडी में जाते हैं। ठीक है। नैतिक आचार, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत। जेनेरिक नाम, दवाइयों के रासायनिक नाम वे दवाइयों में प्रयुक्त सामग्री की पहचान करने में मदद करते हैं। वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त, उदाहरण के लिए एसिटाइल सालिसिलिक एसिड एस्पिरिन का जेनेरिक नाम है। ठीक है। तो चलो दोस्तों, अब अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इस अध्याय में आपने पढ़ा स्वास्थ्य में सिर्फ बीमारी की बात नहीं की जा सकती। संविधान से लिए गए एक अंश को यहाँ पढ़िए और अपने शब्दों में समझाइए कि जीवन का स्तर सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्या मायने हुए। दोस्तों ये क्वेश्चन आप करना। ठीक है। यह क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन का जवाब आप स्वयं दे सकते। तो चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार बहुत से कदम उठा सकती है। जैसे सरकार को प्रदूषण नियंत्रण कानून सख्ती से लागू करना चाहिए। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। सरकार को चिकित्सा शिक्षा में भी सुधार करना चाहिए। पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है। और गरीब लोगों के लिए एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अस्पताल चिकित्सा केंद्र अधिक से अधिक खुलवाने चाहिए तथा उनमें डॉक्टर नर्सों उपस्थिति अनिवार्य करनी चाहिए। स्वास्थ्य बजट में वृद्धि करनी चाहिए। नियमित समय अवधि के दौरान गाँव और दूर दराज के कस्बों में शिविरों का आयोजन करके लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देनी चाहिए। क्योंकि कई जगह देखा आपने चित्रों के माध्यम से, कहीं तो सुविधा भी नहीं है। ठीक है। पैदल चल के बहुत दूर जाके अस्पताल जाना पड़ता था। ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन भी आप करना। ठीक है। हमने चैप्टर में देखा था निजी और सार्वजनिक अस्पतालों के बारे में। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। पानी और साफ सफाई गुणवत्ता को सुधार कर अनेकों बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। जैसे पानी की साफ सफाई और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हैं, इनमें सुधार करके अनेक बीमारियों को रोकथाम की जा सकती है। जैसे अगर पानी स्वस्थ नहीं होगा तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। कुछ संक्रामक बीमारियां जैसे हैजा, टाइफाइड, डायरिया आदि प्रदूषित पानी के प्रयोग में लाने में फैलती है और 21% बीमारियां जल प्रदूषण से होती हैं। ठीक है। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। ठीक है। ये निजी सार्वजनिक के बारे में आराम से बता सकते क्योंकि हमने उदाहरणों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से पढ़े थे। ठीक है। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।